हेलो नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र कुमार अपने YouTube चैनल स्टडी विद जेके में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का हमारा मोटिवेशनल थॉट है कि नेवर सेटल फॉर एनीथिंग लेस देन व्हाट यू डिजर्व। इट्स नॉट प्राइड, इट्स सेल्फ रिस्पेक्ट। यानी कि आप लाइफ में जो कुछ भी चाहते हैं उससे कम पर कभी भी समझौता ना करें। इसे हम अपनी गर्व नहीं, आत्मसम्मान कहेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा चैप्टर है वेन आरेख। ठीक है, तो वेन आरेख क्या होता है कि इसमें एक आरेख बनाई जाती है। ठीक है, आपको इसमें एक दो तीन या चार अलग अलग चीजें आपको दी जाती हैं क्वेश्चन पे में, और आपको उसी फिगर के अनुसार बताना होता है कि इनमें क्या संबंध है। ठीक है, वो किसी भी वस्तु में हो सकती है, किसी इंसान में हो सकती है, किसी जानवर में हो सकती है, मतलब तमाम प्रकार की चीजों को मिलाकर वो आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा। उसमें आपको फिगर के अनुसार यानी आरेख बनाया जाएगा और उन आरेखों के बीच जो संबंध दर्शाया जाएगा उससे हमें पता करना होगा कि उन चीजों में क्या संबंध है और किस प्रकार संबंध हो सकता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जैसा कि इसमें दिया है कौन सी आकृति निम्न संबंधों को दर्शाती है। ठीक है, यानी कि अब देखिए नीचे जो दिया है मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत। अब इन तीनों में देखिए भारत है, उत्तर प्रदेश, मेरठ। अब देखिए नीचे क्या दिया है, एक ऑप्शन, दो, तीन, चार। अब ये चार ऑप्शन दिया है और चारों फिगर जो हैं यानी आरेख जो भी है देखिए सब अलग अलग है। इनमें तीनों अलग अलग है, इनमें तीनों एक दूसरे जुड़ा हुआ है, इसमें दो जुड़ा हुआ है, मतलब कि एक के अंदर एक है और प्लस एक सबसे अलग है। इनमें क्या है कि एक के अंदर एक समाहित है, यानी तीनों एक ही में समाहित है। अब हमें ये पता करना है इनमें 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 आखिर ऐसा क्या संबंध है जो ये फिगर प्रदर्शित कर रहा है इनको, और जो फिगर दिया है ये इन तीनों को प्रदर्शित कर रहा है। तो देखिए इसमें समझेंगे सबसे अलग बात क्या है। देखिए सबसे पहले हम इसमें देखेंगे मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत। अब भारत क्या है, भारत मान लीजिए हमारा कोई एक देश है। ठीक है, भारत एक देश होता है। अब उत्तर प्रदेश है, तो भारत के अंदर ही तो प्रदेश आते हैं। कोई भी अगर देश है उस देश के अंदर आपको देखने को मिलेगा कई प्रदेश देखने को मिलेंगे, उन प्रदेशों के अंदर आपको कई प्रकार के जिले देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसके साथ हम इससे पता करते हैं कि आखिर इनमें संबंध किस प्रकार दर्शाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है ये मान लीजिए कोई देश हो गया, अब प्रदेश है तो प्रदेश उसी के अंदर समाहित होगा, है कि नहीं। तो मान लीजिए प्रदेश इसके अंदर समाहित कर दिए। ठीक है, अब बताइए उसके बाद देखिए क्या है आपका मेरठ। जैसा कि हम जानते हैं मेरठ अपने उत्तर प्रदेश का एक जिला है। ठीक है, तो जिला कहाँ होगा, अपने प्रदेश के अंदर ही तो होगा। तो मान लीजिए देखिए भारत के अंदर आपका प्रदेश आ गया, अब प्रदेश के ही तो अंदर कोई जिला होगा आपका, यानी इसी के अंदर कोई जिला हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम संबंध बनाते हैं। तो इनका संबंध हम समझ गए कि इस प्रकार से होगा। तो अब देखिए विकल्प में कोई ऐसा दिया है, जाहिर सी बात है देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो यही विकल्प हमारा सही हो गया। ठीक है, इस प्रकार हम संबंध को दर्शाएंगे और इसमें से जो विकल्प दिया रहेगा हम उसी में से आंसर ट्रिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, उसी के साथ देखिए आपको क्या दिया है, आजमगढ़, प्रयागराज और मऊ। अब देखिए क्या है, इनमें कोई देश दिख रहा है नहीं, कोई राज्य है नहीं, हमें इनको देखते ही पता चल जाए कि यह जिला है कि नहीं। अपने उत्तर प्रदेश के ये तीनों जिले हैं। ठीक है, तो क्या जिलों में कोई ये है कि आजमगढ़ प्रयागराज में समाहित है या प्रयागराज मऊ में है, कुछ ऐसा है नहीं है। क्योंकि देखिए आजमगढ़ एक अलग जिला है, प्रयागराज एक अलग जिला है, मऊ एक अलग जिला है। ठीक है, इन तीनों में कोई आपसी संबंध नहीं है ना। ठीक है, तो इसी प्रकार जैसे होगा ये आजमगढ़ मान लो कोई एक जिला हो गया। ठीक है, अब प्रयागराज भी जिला है तो ये तो इससे अलग ही है, ये मान लो एक अलग हो गया। मऊ है, ये भी एक अलग है। तो देखिए ये तीनों एक अलग अलग संबंध को दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमारा इसमें आंसर क्या होगा, ये देखिए ये दूसरा विकल्प दिया है ना, यानी कि इन तीनों में कोई आपसी संबंध नहीं है, ये सब अलग अलग जिले हैं उत्तर प्रदेश के। ठीक है, तो हमारा आंसर ये दूसरा सही हो गया। तीसरे का देखेंगे हम कि ट्रेन, यात्री, बस। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या देखेंगे, ट्रेन है, अब ट्रेन है मान लो ये भी एक, इसमें भी यात्री जाते हैं, बस में भी यात्री बैठते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं ट्रेन यात्री का संबंध है,
यात्री का बस से संबंध है कि नहीं? बस में यात्री बैठते हैं, यात्री ट्रेन में भी बैठते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये एक प्रकार का यातायात है, ये भी एक प्रकार का यातायात है। यात्री है, यात्री इसमें बैठते हैं, यात्री इसमें भी सवारी करते हैं। तो कहीं ना कहीं इन तीनों का आपसी संबंध है, यानी इन तीनों में इस प्रकार से हम देखेंगे कि बस में भी यात्री सफर करते हैं, ट्रेन में भी सफर करते हैं। बस एक प्रकार का यातायात साधन है, ट्रेन भी एक प्रकार का यातायात साधन है। ये तीनों किसके लिए बने हैं? दोनों यात्रियों के लिए। तो ये कहीं ना कहीं ट्रेन से संबंधित यात्री होता है, यात्री से संबंध बस भी रखती है, ठीक है। तो इसका संबंध हम इस प्रकार बनाएंगे, जैसे ये हुआ, इसका संबंध इससे हुआ, इसका संबंध इससे हुआ। तो इस प्रकार हमारा आंसर देखिए कौन सा होगा, ये पहला वाला सही होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए इसमें ट्रेन, ये इसको ट्रेन मान लिए, इसको आप यात्री मान लिए, इसको आप बस मान लिए। तो इन तीनों का कहीं ना कहीं आपसी संबंध है, ठीक है। इसी के साथ अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा अक्रिय गैस क्लोरीन हीलियम का प्रतिनिधित्व करती है। यानी कि हमें इसमें देखिए क्या दिया है, एक अक्रिय गैस दिया है, एक क्लोरीन दिया है और एक हीलियम दिया है। अब हमें इन तीनों का एक आपसी संबंध इन आरेखों के द्वारा समझाना है कि इन आरेखों में ऐसा कौन सा आरेख है जो इन तीनों के संबंध को दर्शाती है, ठीक। तो देखिए इन तीनों के संबंध को दर्शाने के लिए क्या है कि अक्रिय गैस, आप साइंस जब भी पढ़ेंगे तो उसमें गैसों के बारे में जिक्र किया गया है। तो देखिए एक होता है, मान लो ये अक्रिय गैस है, ठीक है, ये अक्रिय गैस हो गया। इस अक्रिय गैस में कुछ ऐसे गैसें हैं जो अक्रिय गैस के श्रेणी में रखी गई है, ठीक है। तो उनमें से एक आपका क्लोरीन भी आता है, ठीक है। ये क्लोरीन जो होता है वह एक प्रकार का अक्रिय गैस है, ठीक है। तो अक्रिय गैस के अंदर ही तो आपका ये क्लोरीन आएगा, क्योंकि ये क्लोरीन जो होता है वह अक्रिय गैस के अंतर्गत ही आते हैं। तो क्लोरीन हम इसमें मान लो क्लोरीन आ गया, ठीक है, ये आपका क्लोरीन हो गया, ठीक है, आपका ये क्लोरीन हो गया, ठीक है, ये आपका क्लोरीन हो गया, ये आपका हो गया अक्रिय गैस, ठीक है, अक्रिय गैस, ठीक है। लेकिन जो हीलियम दिया हुआ है ये आपका अक्रिय गैस का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो अक्रिय गैस में ये नहीं आता, ये थोड़ा कुछ अलग हो जाएगा। मान लो यहाँ पे आ गया, ये मतलब इनका संबंध इस अक्रिय गैस से और क्लोरीन से नहीं है, इसलिए ये आपका थोड़ा अलग हो गया। तो हमारा ऐसा विकल्प कोई है? देखिए पहला ही विकल्प आपको दिया है कि ये क्लोरीन, ये आपका अक्रिय गैस हो गया, अक्रिय गैस के अंदर आपका क्लोरीन आ गया, और ये जो आपका हीलियम है ये आपका बिल्कुल साइड हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से वेन आरेख के जो भी क्वेश्चन आते हैं हम इसे बनाते हैं, ठीक है। इसमें कई प्रकार की क्वेश्चन में आपको दर्शा दिया जाएगा, कभी देश होगा, कभी किसी जीव से रिलेटेड, कभी किसी जानवर से रिलेटेड, कभी पेड़ पौधे से भी रिलेटेड होगा, कभी सब्जियों से होगा। यानी कि आपको कोई भी संबंध ऐसा दे सकता है और उसमें वेन आरेख को समझा दिया जाएगा, और उसी वेन आरेख से हमें पता करना होगा कि हमें किस प्रकार के संबंध को कैसे मैनेज करें कि हमें ये सही जिक्र हो जाए कि इनका संबंध ऐसे ही हो सकता है। तो क्वेश्चन ज्यादा कठिन नहीं होता है, इन्हें सिर्फ समझने की जरूरत होती है। यदि आप कोई भी एग्जाम देते हैं, एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो रीजनिंग के, तो ज्यादातर आप लोग सही करेंगे और उसे समझने की कोशिश किया करिए कि इसे किस प्रकार बनाए, और ऐसे देखते ही क्वेश्चन को आप लोगों को लग जाएगा कि ये फिगर होना चाहिए, आप उस फिगर पर ट्रिक करिए, ठीक है दोस्तों। तो रीजनिंग कठिन नहीं होती, सिर्फ उसे समझने की जरूरत होती है मेरे दोस्त। उसे अगर आप अच्छे से समझ गए तो समझ लीजिए कि क्वेश्चन में ज्यादातर आपके अंक रीजनिंग ला सकते हैं, ठीक है। ये मेरा अनुभव बताता है कि अगर रीजनिंग आपको सही से अगर पढ़ लिए हैं तो रीजनिंग में आप कहीं भी अटकेंगे नहीं, और रीजनिंग आपका नंबर कुछ ज्यादा लाने में बहुत मदद करती है, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ जेके जैन में आपका स्वागत है और हमेशा स्वागत रहेगा, ठीक है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।